हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर आप लोगों के कमर दर्द से रिलेटेड सवाल आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। साथ ही आपके साथ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जिन लोगों का ठीक हुआ है, और जिनमें सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कमेंट, वो है आरफा रेशमा जी का। इंस्टाग्राम पर इनसे बात हुई है। इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत मतलब इनकी जो तकलीफ़ थी वो 13 साल पुरानी है, और 2 बार इनका ऑपरेशन हो चुका है, इन्होंने बताया है। और अब इनको रिकवरी हुई है, आराम आ रहा है। और इस चीज़ की मैं मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि मुझे कितना खुशी होती है कि अगर किसी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें रिलीफ आ रहा है, तो एक तो ये वो कि दर्द से बाहर आ रही हैं, ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। दूसरा, दूसरों के लिए भी एक उम्मीद उन्होंने बांधी है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी ऑपरेशन हो चुका है, अब मैं क्या करूं, अभी भी दर्द है। तो उनके लिए मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि मैं जिस चीज़ की जानकारी नहीं रखती हूँ उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। पर दूसरों के एक्सपीरियंस उन लोगों को होप तो ज़रूर देंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो उनको थोड़ा आइडिया तो मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरफा जी का आपका आपसे मैं कमेंट शेयर कर रही हूँ, आप भी देखें कि उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, उन्होंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दर्द थोड़ा कम है। मैं इस दर्द से बहुत परेशान थी। 7 महीने से मैं बहुत तकलीफ़ में थी। 7 महीने उनको अभी जो तकलीफ़ हुई है उसके बारे में वो बात कर रही हैं कि अब इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी। और वो लिखती हैं कि बहुत दवाई की, सब तरह की दवाई ली है, किसी में भी इतना आराम नहीं मिला जितना आपने जो दवाई भेजी थी इसमें मिला। तो वो यूनानी मेडिसिन के बारे में बात कर रही हैं, और यूनानी मेडिसिन जिनको नहीं मिलती उनको मैं प्रोवाइड करा देती हूँ अगर चाहिए होती है तो। ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, मुझे ना इस 13 साल से ये तकलीफ़ है, 2 बार ऑपरेशन भी हुआ है। अब मुझे L4 डिस्क बाहर आ गई थी राइट साइड में। मुझे चुभने लगता था। 7 महीने से मेरा बेड रेस्ट और दवाई चालू थी, लेकिन चुभने जैसा दर्द होता था ना, थोड़ा भी कम हुआ। अभी मैं 15 दिन से दवाई ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। दर्द तो बहुत है, बट काफ़ी हद तक कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, मैं एज इट इज़ आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि यार पता नहीं क्या लिखा होगा। कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन जितना आता है मैं पूरा वो चीज़ आपको सामने से दिखाती हूँ। तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको ये तकलीफ़, जिनके ऑपरेशन भी हुए हैं, आप जानते हैं कि अगर आप प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते हो, आप कोई ऐसा भारी वज़न उठा लेते हो आगे भी ऑपरेशन के बाद, अगर ठीक हो गया है तो फिर से दर्द आ जाता है। और ये ऑपरेशन वालों के लिए ही नहीं है, ये आपकी जो आप बिना ऑपरेशन के भी ठीक हुए हैं, अगर वो प्रिकॉशंस के ध्यान नहीं रखते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं, और कहीं पे भी मिस्टेक करेंगे, हैवी मिस्टेक, मतलब ऐसे नहीं जनरली कुछ भी एक बार झुक गए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत भारी वज़न उठा लिया, या आप कई घंटे लगातार खड़े हैं, आप बिना किसी मूवमेंट के, और आप या लगातार बहुत लंबा टाइम हो गया आपको बैठे बैठे, आप सफ़र कर रहे हो या झटका लगा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दोबारा आती है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। तो इसीलिए चाहे सर्जरी हो, चाहे आप वैसे ठीक हुए हों, आप एहतियात ज़रूर बरतें। और आरफा जी, अगर आपको इतना रिलीफ आया है 7 महीने में जो नहीं था, तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आपको पूरा रिलीफ आए। बस अपना जो मसाज सिकाई, जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ, वो सब कंटिन्यू रखिएगा। उम्मीद यही है कि सब जल्द से जल्द सेहतमंद हों। जिसको जहाँ से जैसे भी रिलीफ आए, जो भी मेडिसिन लें, लेकिन प्रिकॉशंस सब फॉलो करिए। रीता बोस जी लिखती हैं कि हेलो शबाना जी, हेलो, आपका मोटिवेशन वीडियो हेल्प मी लॉट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रही हूँ जिस तरह से भी मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे खुशी है कि लोगों को कोई ख़ास चीज़, जिस चीज़ की लोग देखने में अगर पसंद करते हैं, वो नहीं भी कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझसे बन पड़ता है, जितना भी हो पाता है, वो मैं कोशिश करती हूँ। और अगर उससे किसी को आराम आ रहा है, किसी को
हिम्मत मिल रही है इस तकलीफ़ से लड़ने की, तो इससे बेहतर और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अगला जो एक्सपीरियंस है वो कहकशा जी का है और इनका मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था। इनको इतनी प्रॉब्लम थी कमर दर्द से रिलेटेड कि इनका जो यूरिन है वो कंट्रोल बिल्कुल चला गया था, दर्द तो बेहिसाब ही था। अभी मतलब इनको इतना पेन था कि पेन किलर कंटिन्यूअस लेने पड़ते थे दर्द को कम करने के लिए। तो अभी इनका जो रिसेंट मैसेज मिला है, पिछली बार जब इन्होंने बताया था तो इनका जो यूरिन का जो प्रॉब्लम था कि दिन में को कई कई मरतबा जाना पड़ता था, कई कई बार, उससे इनको काफ़ी आराम मिल गया है। और अभी इन्होंने लिखा है कि दवाई से माशाल्लाह से आराम है, काफ़ी हद तक मेरे पेन किलर कम हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दोनों की। अच्छा, ये देखिए, इनको पेन किलर जो ये ले रहे थे उसमें भी अब इनको बहुत हद तक कमी आ गई है। और मैं समझती हूँ कि हर किसी का दर्द बर्दाश्त करने की ताकत अलग अलग होती है, ठीक है। तो हर कोई ये किसी को जज नहीं कर सकते कि वो कितना दर्द अभी बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा दर्द भी ऐसा लगता हो कि वो बिल्कुल संभाल ना पाए, और कोई कोई ऐसा होता है कि बहुत बड़े दर्द को भी झेल जाता है, एक्सप्रेशन बहुत कम चेहरे पे आने देते हैं। तो उम्मीद यही है कि सब सलामत हों, सब अच्छे हों, सब जल्द से जल्द बेहतर ज़िंदगी अपनी जी सकें। लेकिन कोशिशें करते रहिए, क्या पता कब किसके लिए कहाँ से कौन सा नुस्खा या कौन सी चीज़ आपके लिए कामयाब हो जाए उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए। और हौसला बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत दर्द और तकलीफ़ में हैं, प्लीज़ अपनी हिम्मत बना के रखें और कोशिशें करते रहें और ऊपर वाले से दुआ ज़रूर करते रहें, अपने लिए भी और सबके लिए भी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। अगला जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्वाति जी का है। और यकीन मानिए, अब तक का मतलब जो चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से जो भी बताया होगा, स्लिप डिस्क में जो जो मैंने किया है वो सब इन्होंने किया है। बस इन्होंने इस वक्त मेडिसिन बंद कर दी हैं, कोई मेडिसिन इन्होंने नहीं ली है, और ये अब बहुत हद तक बेहतर, बहुत ठीक है। और ये समझ लीजिए कि ये बिस्तर पे थी, चल फिर नहीं सकती थी, इतने पेन में और दर्द में थी, ठीक है। तो इन्होंने जो चीज़ें मैंने कभी बताई होंगी आपको इतने लंबे टाइम में, जो मैं रिपीट करती हूँ, वो सब इन्होंने बताया है कि क्या क्या इन्होंने किया है ये ठीक होने के लिए। तो इन्होंने लिखा है कि जैसे शबाना दीदी ने परहेज करने बोला है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रेस्ट करना, वज़न नहीं उठाना, ना धकेलना, ना खींचना। ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि मैं तो कहती हूँ ना कि वज़न नहीं उठाना, वज़न उठाने से मतलब हाथ में लटका के नहीं चलना है, लेकिन ये हकीकत है कि उसे धकेलने पे भी जोर तो कमर पे ही पड़ेगा, और खींचेंगे तब भी अपनी कमर पे जोर पड़ेगा, तो वो भी नहीं करना है। ज़मीन पर सोना नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं मैडम ज़मीन पे बैठना तो है नहीं, लेकिन क्या सो सकते हैं? ज़मीन पे भी नहीं, सोना भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे लिखती हैं, फॉर्म टाइप गद्दे वाले बेड पे सोना जो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। ये फॉर्म टाइप वाले गद्दे तो मैं मना ही करती हूँ, फॉर्म वाले बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उन पे तो सोना ही नहीं है। इन्होंने लिखा है कि वो फॉर्म टाइप गद्दे वाले बेड पे सोना जो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, हाँ ठीक है, लेकिन बेड पे ही सोना है और चेयर के अलावा नीचे नहीं बैठना है। मतलब चेयर के अलावा कहीं बैठना नहीं है, सिर्फ चेयर पे ही बैठिए। विटामिन D3 और B12 इसकी बहुत ज़रूरत होती है जिनको भी स्लिप डिस्क है उनके लिए। मैंने पुरानी वीडियोस में जिक्र ज़रूर किया है, आप ध्यान रखिएगा। विटामिन D3 के लिए आप सूरज की रोशनी में बैठिए, और B12 के लिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो कलेजी होती है ना, वो आप ले सकते हो, लीवर, ठीक है, उसमें B12 बहुत मात्रा में होता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, और फूड भी गैस होने वाले नहीं लेना, जिनसे भी गैस बनती है वो गैस वाले फूड नहीं खाने हैं, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं। आप क्या कर सकते हो, दूध ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, सूरज की रोशनी लेना, थोड़ा चलना भी चाहिए, और जितना हो सके उतना योगा करना। जिस भी योगा से आपको दर्द ना हो, तकलीफ ना बढ़ती हो, वो योगा ज़रूर करें जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। इन्होंने लिखा है, सोते वक्त, बैठते वक्त या चलते वक्त पेन होना नहीं चाहिए। या बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है कि आपकी लिमिट है, उतनी लिमिट तक चलिए,
उतनी लिमिट तक करिए जो भी करने हैं जिसमें दर्द ना हो। आगे इन्होंने लिखा है कि हाँ, उतना करना चाहिए जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे ही करना। योगा भी नॉर्मल ही करना है, जितना हो सके ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जैसे कि पेट के बल सोना यानी भुजंगासन जो होता है ना, वो योगा बहुत काम आता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भुजंग आसन हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो जिनको कंफर्टेबल है वो भुजंग आसन जरूर करें। उससे आपकी जो डिस्क की प्रॉब्लम है, जो जिस हम हमेशा आगे झुकते हैं, पीछे की तरफ नहीं झुकते हैं, तो भुजंग आसन जो है वो हमें पीछे की तरफ फोल्ड करता है, तो उससे आराम मिलता है। लेकिन किसी किसी को ये कंफर्टेबल नहीं है, मैं उसमें इंक्लूडिंग हूँ, मैं आज भी भुजंग आसन नहीं करती हूँ, तो वो लोग ना करें, कृपया वो ना करें, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब मेडिसिन बंद कर दी और अपना माइंड पॉजिटिव रख के ये सब किया। अभी पहले से बहुत बेटर हूँ, चल फिर सकती हूँ। तो स्वाति जी ने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कोई मेडिसिन अब नहीं ले रही हैं, सब बंद कर दी हैं, सिर्फ अपना जो माइंड है वो पॉजिटिव रख के ये सब कुछ किया है और अब वो बहुत बेहतर है और चल फिर सकती हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि कोई पेशेंट इतना सीरियस होके वो बात सुन के वो उस चीज़ को अमल करता है, इतना फॉलो करता है और खुद को ठीक होने की दिशा में लेके आता है। वो ये सोचता नहीं, वो सवाल नहीं करता कि क्या ये सच है क्या झूठ है। पहले आप करके देखो, आपको जो सच चीज़ें समझ आती हैं उनको करना स्टार्ट करो। उससे अगर रिलीफ आ रहा है तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसे कई सारे इन 2 सालों में जब से मैं स्लिप डिस्क पे वीडियो बना रही हूँ, बहुत से पेशेंट मुझे मिले हैं जिनके इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जिसमें उन्होंने कुछ और किया नहीं है, कुछ सिर्फ प्रिकॉशंस लेके ही जिन्होंने अपने आप को फिट कर लिया, या किसी ने सिर्फ मसाज और सिकाई की उसी से फिट कर लिया खुद को, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बस करना है, करके देखना है और बढ़ते जाना है बिना डरे बिना घबराए, ठीक है। जब दिल आपका कमज़ोर पड़ता है, घबरा जाते हो आप, उस वक्त आपको ऐसे लोगों के कमेंट देखने चाहिए, लोगों की स्टोरीज़ देखनी चाहिए जो इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को कैसे ठीक किया है, उससे आपको हिम्मत मिलेगी हमेशा, ठीक है। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, दूसरों को बताया कि आप क्या कर रहे थे और कैसे आपने ठीक किया है। आई होप किसी और को भी इससे कुछ तो पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ जो भी आप लोगों ने पूछे हैं कमर दर्द से रिलेटेड, और देखिए कि किस किस परेशानी से इंसान गुजर रहा है। ये शाहिदा जी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है पाकिस्तान से, और इन्होंने लिखा है कि मैंने भी एक्सरे करवाया था, उसमें आया था कि मेरा आखिरी मोहरा हटा हुआ है, यानी कि ये आखिरी यानी L5S1 का जो डिस्क है उसकी बात कर रही हैं, उसे उर्दू में मोहरा कहते हैं। तो इन्होंने कहा हटा हुआ है अपनी जगह से, और मुझे दमची पर दर्द होता है। आई एम सॉरी, इतनी उर्दू मुझे भी नहीं आती, दमची क्या होता है। आई होप कि बैली की बात कर रही हैं, मतलब हिप्स पे दर्द आता है शायद। और लिखा भी है उन्होंने, दोनों हिप्स में दर्द है, दर्द भी होता है। मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और पाँव की 3-4 उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। इसकी वजह से मेरा कंधा फ्रोजन हो गया था। नहीं तो ये लंबर वाले हिस्से की वजह से तो नीचे होगा, कंधा फ्रोजन इसकी वजह से नहीं हो सकता ना। कंधा फ्रोजन हो गया था, पर फिर एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से मेरा कंधा बहुत ठीक हो गया। अब मुझे अपनी दवाई का यही बता दें। मेरी इंस्टा आईडी नहीं है, मुझे किडनी का भी इशू है, तो मेरे लिए ये दवाई ठीक रहेगी क्या? देखिए, आपको आपके वहाँ अगर कोई हड्डी वाले हकीम हैं, अच्छे हकीम हैं, तो उनसे कंसल्ट करके आप मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन आप ले सकते हो, ठीक है। या किसी यूनानी डॉक्टर को कंसल्ट करके आप मेडिसिन लीजिए। ऐसे आप किसी भी चीज़ को, एक तो पहली बात तो आपको वहाँ ये मेडिसिन मिलेंगी नहीं जो मैंने ली थी, लेकिन फिर भी आपको लेनी है तो आप किसी अच्छे हकीम से कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, उनको वो अच्छे से जांच लें और उसके बाद ही आपको वो उसके बारे में सलाह दे सकते हैं। और अगर
आपको मुझसे बात ही करनी है तो आपके पास भले ही ना इंस्टा आईडी हो, आप किसी और की इंस्टा आईडी से मुझे मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। और बाकी की जितनी भी इश्यूज़ हैं आपके, वो तो कोई जो जिससे आप कंसल्ट करेंगी वो ही आपको बता पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कंसल्ट करके लेना है, क्योंकि शरीर में कई चीज़ें और होती हैं जो मतलब इश्यूज़ होते हैं कई सारे, तो वो अच्छा नहीं है कि आप बिना कंसल्ट किए मेडिसिन लें और वो कोई आपको प्रॉब्लम और बढ़ जाए, है ना। तो इसीलिए कंसल्ट करके लेना ही बेहतर है आपके लिए। अगला सवाल ये टिंकी सोनी जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि आपने दवाई कब तक ली है। तो देखिए, किसी का भी टाइमिंग सेम नहीं होता है, तो किसी ने कितने भी वक्त ली हो, आपको उससे कोई भी उसका आपका लेना देना नहीं है। आप जितने अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हो, मेडिसिन चाहे कोई भी ले रहे हो, अगर उससे रिलीफ है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते चले जाइए, टाइम का ध्यान करे बगैर, ठीक है। जितना अच्छे से आप परहेज फॉलो करते हैं उतना जल्दी आप ठीक हो सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो। तो आपने इस चीज़ पे नहीं फोकस करना है कि अरे उसे इतना वक्त लगा, उसे उतना वक्त लगा। किसी को तो 2 दिन 4 दिन में इतना आराम आ जाता है, किसी को साल भर लग जाता है। तो आपने किसी के टाइम पे नहीं जाना, ठीक है। दूसरा आपने पूछा है कैसे पता चलेगा कि हम पूरी तरह से ठीक हैं। ये भी कोई नहीं बता सकता, ये आपकी बॉडी आपके काम को करके आपको रिलीफ दे रही है, उसके बाद दर्द नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप ठीक हो गए हो। आप काम कर रहे हो और काम करते करते एक टाइम के बाद आपको दर्द आने स्टार्ट हो गया है, तब आपको लेट कर ही आराम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका शरीर, आपका जख्म जो है वो हील नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो आपने वो रेस्ट लेना ही लेना है। काम करते करते धीरे धीरे वो टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। मतलब मान लो आपको स्टार्टिंग में 20 मिनट में पेन आ रहा था, फिर आधे घंटे बाद पेन आने लगा, या आधे घंटे काम करने के बाद आया, फिर उसके बाद आपका 40 मिनट तक आप काम कर रहे हो लेकिन दर्द नहीं आ रहा है, फिर आपका 40 से 50 हो गया है, 50 मिनट काम कर रहे हो तब दर्द आ रहा है। 40 मिनट तक तो आपको नहीं आ रहा था, 50 मिनट पे आपको दर्द आने लगा है, तो यानी कि 50 मिनट का टाइमिंग अब आपका काम करने का हो गया है। अब आपको 1 घंटे का टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग आप 1 घंटे काम कर रहे हो तब दर्द आ रहा है, उससे पहले दर्द नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका वक्त इंक्रीज हो रहा है और आप अच्छे से चल रहे हो। ये अब इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप एकदम ठक करके ठीक हो गए हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे ही रिकवरी होती है मेरे हिसाब से, जो कि मेरे साथ हुई है। मैं औरों की नहीं जानती हूँ, पर आपको इस चीज़ को लेके नहीं पड़े रहना है कि अरे मैं काम करूँगी तो मेरे तो दर्द हो जाएगा फिर से, तो इसका मतलब तो आप ठीक ही नहीं हो। अगर आप सिर्फ पड़े पड़े हो, सिर्फ खाना खा रहे हो फिर लेट जा रहे हो, खाना खा रहे हो फिर लेट जा रहे हो और दर्द नहीं है, तो इसका मतलब आप ठीक नहीं हो। आप काम करोगे तभी तो आप ठीक होगे ना। अगर आपकी बॉडी काम करने के बाद आपको मतलब काम तो करना है लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उठाई झाड़ू और नीचे बैठ के शुरू हो गए पूरे आंगन में झाड़ू मार के आती हूँ, तब तो ये ठीक होना नहीं है, ये तो आप अपने आप को बिल्कुल ख़राब कर लोगे, है ना। लेकिन प्रिकॉशंस के साथ अपने काम को करें, फिर लेट जाएं और अपने आप को देखें कि आप कितनी देर तक काम कर रहे हो और अब दर्द आ रहा है। यही एक पैरामीटर मुझे समझ में आया था और वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि उसे किस तरह से आप लेके चलते हो। अभी आपने पूछा है कि अगर पेन नहीं हो या कभी कभी हो तो क्या करें। क्या कर सकते हैं, आपने प्रिकॉशंस लेते लेते काम करना है। जब पेन दर्द ज़्यादा होता है तो आप रेस्ट करें, मसाज और सिकाई करें, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाइए, ठीक है। जब तक पेन में है प्रिकॉशंस होता है, जब नहीं हो तो लगता है आप सब काम कर सकते हैं। तो ये बेवकूफ़ी तो मत करिएगा कि आपको अगर पेन नहीं है तो आप प्रिकॉशन छोड़ के और अपने काम में लग जाएं। ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आपकी तो ऑलरेडी सर्जरी हुई है और आपको सर्जरी के बाद फिर से दर्द आया, तो आप ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप ताउम्र ज़िंदगी भर आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, तो प्रिकॉशंस को तो अपने जीवन में घोल के पी जाओ, वो प्रिकॉशंस मत छोड़ो, ठीक है, किसी के लिए भी। क्योंकि आपको एक सर्जरी के बाद आपने इतना लंबा दर्द सहा है, तो अब दोबारा उसमें मत जाइए, ठीक है। अगला सवाल ये सोनू कुमार जी का है। इन्होंने पूछा है कि मुझे भी बहुत रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, एमआरआई कराया हूँ, इसमें L4 L5 S1 जो है नस दब चुका है। डॉक्टर ने बताया है, जिसमें 2 डॉक्टर सर्जरी के लिए बोले हैं, 2 डॉक्टर उम्र के हिसाब से सर्जरी मना कर रहे हैं, बट बहुत दवा
खाई, आराम नहीं मिला, सो आप कोई अच्छा डॉक्टर बता दो। देखिए जी, डॉक्टर तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको कि आप कहाँ से, क्योंकि आपके एरिया में जो नज़दीक आपको सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन आपके इधर हों, आप उनसे बात करें, ठीक है। सर्जरी के लिए मत जाइए एकदम से। पहले जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, आपकी एज कितनी भी हो, आप उन चीज़ों को फॉलो करिए और करके देखिए। सबसे पहले आगे झुकना, बिल्कुल 1 डिग्री भी झुकना बंद कर दीजिए। वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है और ज़मीन पे बिल्कुल नहीं बैठना है, नीचे कुर्सी से नीचे वाली पोजीशन पे नहीं बैठना है, सिर्फ कुर्सी पे बैठिए और कहीं बैठिए ही मत, सिर्फ कुर्सी पे बैठिए, वो भी टेक लगी होनी चाहिए कमर में, ठीक है। इसके अलावा सीढ़ियाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी। और 2 व्हीलर का सवारी जो होते हैं ना, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, साइकिल हो गया, ये 2 व्हीलर बिल्कुल बंद करना है। झटका लगने से खुद को बचाइए। एक तेल बना लीजिए, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन का, और उसकी मालिश और सिकाई स्टार्ट करिए। नीचे टेल बोन से सिर की तरफ, ऊपर की तरफ हाथ ले जाइए तेल लगाते वक्त, और वहाँ से हटा लीजिए, फिर नीचे से ऊपर ले जाइए, फिर हटा लीजिए, फिर नीचे से ऊपर। ये मसाज करिए और मसाज के तुरंत बाद सिकाई करिए। 15-20 मिनट की मसाज और 20-25 मिनट की सिकाई, दिन में को 3 बार ये करना स्टार्ट करिए। अगर आप ये करते हो तो इससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करिए, जैसे कि बेड जो है वो बेड पे रुई का गद्दा होना चाहिए, कॉटन का गद्दा, उसी में सोना है, कोई डल्लफ फॉर्म का गद्दा नहीं। तकिया बिल्कुल मत लगाइए जब सीधा लेटते हैं, सीधा लेटे हो जब तकिया नहीं लगाना है। करवट लेते हो तो पतला तकिया रख सकते हो। जब बिस्तर से उठेंगे तो आराम से लेफ़्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को अपने बगल में रखिए और हाथों पे जोर डाल के उठिए। हाथों पे जोर डालना है, कमर पे जोर नहीं जाना चाहिए। खड़े होते ही डबल सपोर्ट वाली बेल्ट लगाइए, डबल सपोर्ट की लंबर बेल्ट आती है, वो लगा लीजिए, ठीक है। मुंह हाथ धोते हुए थोड़ा सा झुकना पड़ता है वहाँ पे, तो एक हाथ से दीवार का सहारा ज़रूर लेना है। एक हाथ से दीवार का सहारा लिए एक हाथ से मुंह हाथ धोइए, ब्रश करिए। और नहाने के लिए 1 फीट का स्टूल लीजिए, उसी में बैठ के नहाइए और सिर को आगे झुका के नहीं धोना है, सीधे बैठे बैठे पीछे की तरफ सिर को धोइए, बालों को धोइए। फिर इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए, ऊंची एड़ी की चप्पल हो या शूज़ हो वो पहन के जाइए। आपका पंजा नीचे ही रहेगा लेकिन एड़ी ऊंची हो जाएगी अगर इंडियन टॉयलेट है तो। अदरवाइज़ आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करिए या फिर चेयर आती है वो आप चेयर यूज़ कर सकते हो टॉयलेट के लिए। तो आपको नीचे बैठना नहीं है, जो ये आपको हील होने में मदद करेगा। ये सारे लाइफस्टाइल आपको इंक्लूड करनी है अपनी डेली लाइफ में। फिर आपको खाने में कुछ चीज़ें भी अवॉइड करनी है, जैसे चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की फल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बंद करिए। ठंडी चीज़ों से बचिए, ठीक है। गर्म चीज़ें इंक्लूड करिए अपने खाने में। खाने में लाल मिर्च बिल्कुल स्किप कर दो, लाल मिर्च पिसी हुई या साबुत बिल्कुल अवॉइड कर दो। हरी मिर्च डालो, वो भी 2 मिर्च काफ़ी होती हैं। अगर 3-4 आदमियों का खाना बन रहा है तो उसमें 2 हरी मिर्च काफ़ी है। चीर कर डालो, उनको भी मत खाओ, ठीक है। बेहतर यही है। नमक की जगह जो नमक हम खाते हैं ना, तो वो नमक बंद करके आप सेंधा नमक जो आता है, पिंक सॉल्ट होता है, वो खाना स्टार्ट करिए। तो ये चीज़ें आपकी अंदरूनी जो शरीर है उससे रिपेयर होने में मदद करेगा। जो जो चीज़ें आपको मदद करेंगी हील होने में वो मैंने आपको अभी बताई हैं, वो करनी है। मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, तो अगर आप चाहते हैं कि एलोपैथिक से आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी पैथी वाली मेडिसिन आप ज़रूर ट्राई करके देखें। जिन भी चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगा, जिस मेडिसिन से, उसको कंटिन्यू करिए अपने प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। अगर कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी, ओके। शबाना शेख का सवाल है, क्या हम अपने पैर पर भी मालिश कर सकते हैं क्या? तो पैर में दर्द का कारण है कमर में जो नस दबी है वो, ठीक है। तो आपको, अगर आप खुद से तो मालिश पहली बात तो नहीं करेंगे, अपने हाथ से तो मालिश नहीं होगी। अगर कोई और कर सकता है तो आप करवा लीजिए, लेकिन मेन जो जगह है, जो जड़ है दर्द की, वो कमर के ऊपरी जो नीचे का हिस्सा है ना, लंबर वाला हिस्सा, वहाँ पे मालिश और सिकाई करेंगे तो पैर में भी आपको अपने आप ही राहत मिल जाएगी उस दर्द से।
करके देखिए, आप समझ जाओगे। कुछ लोगों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता है कि पैर में दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर लंबर में नस दबी है, उसकी वजह से नीचे दर्द आता है। तो मालिश और सिकाई कमर पे ही होगी, ना कि पैर पे। लेकिन अगर किसी को कमर पे भी मालिश कर सकता है कोई और पैर पे भी, तो आप पैर पे करवा लें, लेकिन खुद से ना करें। आई होप आप समझ गए। अगला सवाल महेश जी का है। इन्होंने कहा है कि मुझे भी 1 महीने से परेशानी है, चल नहीं पा रहा हूँ, बेड पर हूँ, अचानक हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दो प्लीज़, मुझे भी ठीक होना है, इलाज बताओ। देखो, कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं शेयर नहीं करती हूँ। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग शायद समझ नहीं पाते हैं कि यूट्यूब पे नंबर वैसे भी शो नहीं होता है, और कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब पे क्यों डालेगा, है ना। तो फिर पूरे दिन ही लोग परेशान करेंगे, फ़ोन कर करके, अजनबी भी करेंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी करेंगे। तो पहली बात तो आप अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मैसेज करना है, वहीं पे मैं बात करती हूँ। दूसरा, आपको 1 महीने से परेशानी है, क्या आप अभी तक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हो? नहीं गए हो तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो अच्छे आपके नज़दीक हों, आप उनको दिखाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। प्रिकॉशंस जो मैंने आपसे पहले जो पेशेंट को बताए हैं, वो सारे जो लाइफस्टाइल हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, वो आपको भी करने हैं, ठीक है। आप ये सब करके देखें। पहले अपनी एमआरआई भी करा लें। वजह का जानना बहुत ज़रूरी है, किस वजह से दर्द हो रहा है। हो सकता है कि कोई और वजह हो, स्लिप डिस्क ना हो, इसलिए अपनी प्रॉपर जांच करवाएं और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें। लेकिन प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ओके जी। कमलजीत का भी यही सवाल है। उन्होंने भी यही पूछा है कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताएं क्या करूं। सारे प्रिकॉशंस जो अभी से पहले बताए हैं, वो सारे प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल, मसाज और सिकाई, वो सब आपने करनी है। मेडिसिन जिससे आपको रिलीफ मिले वो करिए। अगर आपने अभी तक न्यूरो को नहीं दिखाया है तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिल लें। उसके बाद ही अपनी जो मेडिसिन आपको सही लगे वो मेडिसिन आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रह जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुमित जी का कहना है कि मेरी वाइफ को दोनों पैरों में दर्द रहता है, एक्सरे करवाया हूँ तो पता नहीं डीएल क्या लिखा है, स्पाइन 67.6% पैरों में सुई चुभने जैसा रहता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, पहली बात तो एक्सरे में कुछ नहीं होगा, आप पहले एमआरआई करवाइए उनकी और न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलिए। दोनों पैरों में दर्द आना अच्छी बात नहीं है। एक में दर्द आ रहा है तो मान सकते हैं कि शाटिका का पेन है, पर दोनों में अगर दर्द आता है तब मे बी वो किसी और वजह से भी आ रहा हो। लेकिन जो अगर स्लिप डिस्क वाली तकलीफ़ होती है तब दोनों पैरों में दर्द तभी आता है जब मोटी नर्व पे प्रेशर आता है। तो ज़रा थोड़ा जल्दी कीजिए और अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलिए, एमआरआई करवाइए, कारण सही से पता करिए कि क्यों आ रहा है, क्या तकलीफ़ है। प्रिकॉशंस अभी से आप उनको फॉलो करा सकते हैं जो मैंने बताया है, क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं है, ये अपने आप के हाथ में है, ठीक है। झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, सीढ़ियाँ वगैरह अवॉइड करिए, 2 व्हीलर अवॉइड करिए, ठीक है। इससे जो प्रॉब्लम अगर स्लिप डिस्क की होगी तो उससे आपको निजात मिलने में मदद मिलेगी, आगे नहीं बढ़ेगी प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये किसी ने मैसेज पूछा है, ये इन्होंने लिखा है कि मुझे शाटिका का दर्द है, परेशान कर रहा है, बहुत इलाज किया, एक्सरसाइज, हॉट बैग का सेक सब करता हूँ, फिर भी दर्द बढ़ता है। मेरा पैर फ्रंट में दर्द होता है, यूनानी मेडिसिन से कितने दिनों में आराम आएगा? आपको एक चीज़ मुझे नहीं आपने क्लियर की है कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो अभी। आप एक्सरसाइज आपने बताई, आपने बताया कि सेक करते हो, लेकिन क्या आपने न्यूरो को दिखाया है? अगर नहीं दिखाया तो सबसे पहले तो आप न्यूरो को दिखा लें, ठीक है। और एक्सरसाइज करें या मेडिसिन लें या सिकाई करें, जब तक आप झुकना बंद नहीं करोगे, वज़न उठाना बंद नहीं करोगे, 2 व्हीलर चलाना बंद नहीं करोगे, यानी कि प्रिकॉशंस आप नहीं लोगे इस तकलीफ़ में, तब तक आपको किसी भी तरीके से आराम नहीं आ सकता है। चाहे आप कितनी एक्सरसाइज करिए, कितनी फिजियो लीजिए, कितना ही आप मेडिसिन खाइए, आपको रिलीफ नहीं आएगा जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं करेंगे। तो मेरी सलाह ये है कि आप चाहे मेडिसिन जो भी ले रहे हो, प्रिकॉशंस को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, तब आप उससे बाहर आ सकते हैं, आप इस तकलीफ़ से आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो चाहे एक बार ही झुक रहे हैं या एक बार ही गाड़ी चला रहे हैं या एक बार ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे कर रहे हैं,
आपकी प्रॉब्लम जो कि त्यों ही रहेगी। आप चाहे पूरे दिन प्रिकॉशंस लिया आपने और शाम को आप एक बार घूमने निकल गए और सीढ़ियाँ उतर के चले गए, उसी से आपका जितना रिलीफ आया सब बेकार हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ चलिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम में लोग सीढ़ी चढ़ते उतरते नहीं है, करते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। ओके जी। ये असफिया जी हैं, इन्होंने पूछा है मैम आपको भी कमर में नस फड़फड़ाती फील होती थी क्या? तो देखिए कमर में तो मुझे याद नहीं है, कमर में तो नहीं, लेकिन हाँ पैर की और हाथ की नसें जो हैं वो फड़फड़ाती हुई महसूस होती थी। और ये कारण होता है, दरअसल ये बीमारी की जड़ ही वात पित्त कफ वाला जो बैलेंस होता है ना, उसके बिगड़ने से होती है। जब वात बढ़ जाता है शरीर में, वात यानी कि वायु यानी गैस, ठीक है, और एसिडिटी और गैस से ही जुड़ी हुई ये तकलीफ है। तो जो नसें हैं, नसों में ब्लड की जगह गैस भर जाती है और वो फड़फड़ाती है। ठीक है, वो जिनको ज़्यादा ही होती है ना गैस्ट्रिक, उनको होती है ऐसी समस्या। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन अपनी जो जिन चीज़ों से गैस बनती है, एसिडिटी वाली सारी चीज़ें बंद करिए इमीडिएट, और फिर करके देखिए। जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो भी करिए ज़रूर, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ। ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो इस तकलीफ़ में हैं, जो परेशानी में हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और अपना कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।